मैंने आपको बताया था यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप देखिए कौन सा है, फर्स्ट स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन। सेकंड स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड स्टेप क्या है, सिक्रीशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टफ है समझना, ठीक है, कठिन है लेकिन समझ में आ जाएगा आसानी से। पढ़ के आए कुछ, ठीक है। एक एक करके सबको समझना है। मैंने लास्ट टाइम ब्रेक में थोड़ा सा बता दिया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, कहां होता है ये, ग्लोमेरुलस में, ठीक है, बोमिन कैप्सूल में होगा आपका। एक चीज और जानिए, ये आपका डायग्राम में इस तरीके से है, ठीक है। यहां पर ग्लोमेरुलस, ठीक, और ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल। लास्ट टाइम थोड़ा सा जो था वो सही था, बुक में लिखा हुआ, उसको सही करिएगा। मैंने बताया था पोडोसाइट सेल्स कहां होती हैं, तो ये आप करेक्शन करके लिख लीजिएगा, कहां है ये, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल की जो लेयर देख रहे हैं आप, इनर वॉल, यहीं पर होती है पोडोसाइट सेल्स। और उसमें क्या है, इस तरीके का आपको छोटा छोटा होल बनता हुआ दिखाई देगा, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट बोला जाता है, ठीक है। और उसको फेनेस्ट्री नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फेनेस्ट्री अलग चीज है। फेनेस्ट्री आपको क्या कहां बोला जाए, ग्लोमेरुलस के अंदर जो माइन्यूट होल है, इसके अंदर जो माइन्यूट होल है इसकी मेम्ब्रेन में, उनको बोलते हैं फेनेस्ट्री। ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे पता है, ठीक है। हाँ, पेडिसिल क्या चीज है, पोडोसाइट में पेडिसिलरी, वो यहां टर्म नहीं है। पेडिसिलरी आपका शायद ट्यूफिट वगैरह में मिलेगा या नहीं है वो, अगर स्पेलिंग लेके आइएगा तो बताइएगा, स्पेलिंग कहीं दिखाइए, कहीं स्पेलिंग लिखा हो तो बताइए। देखिए एक एक करके हमको समझना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो पहला टॉपिक समझते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अगर कहा जाए ये कहां होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो आप बोलेंगे ये कहां है, ग्लोमेरुलस में हो रहा है, ठीक है। फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, मैलपीजियन बॉडी या रीनल कार्पसल। आप लिख लीजिएगा, इन दोनों को सामूहिक रूप से मिला के क्या बोलते हैं, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको मिला करके बोलते हैं मैलपीजियन बॉडी। मैलपीजियन बॉडी, या फिर बोलेंगे रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल, ठीक है, रीनल कार्पसल। मैलपीजियन बॉडी या रीनल कार्पसल क्या है, दोनों को मिला करके बोला जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में चल रहा होता है, समझ में आया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखिए कैसे होता है, उसको समझ लीजिए। हमको इसमें जानते हैं केवल 2 चीज समझना है। क्या समझना है हमको, जहां पर हमको समझना है जीएफआर क्या है, ठीक है, जीएफआर एक वर्ड आपको मिलेगा, और एक समझना है आपको एनएफपी। ये बुक में शायद नहीं दिया लेकिन इसको समझ लीजिए, जीएफआर दिया। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, फिल्टरेशन रेट। पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, यही 2 चीज समझना है इस टॉपिक में, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट, और ये है नेट फिल्टरेशन प्रेशर। ये है नेट फिल्टरेशन प्रेशर, फिल्टरेशन प्रेशर, इन दोनों को समझना है, ठीक है। हो गया।
थोड़ा फास्ट नोट करिए, जल्दी जल्दी, 2 ही लाइन तो लिखा हुआ है, GFR और NFP। पहले इसको समझिए। देखिए अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये इस तरीके से, यहां पर जो एफरेंट आर्टरी, ये कौन सी आर्ट्रियोल है, अफरेंट, ठीक है, और यहां से जो आर्ट्रियोल निकलती है उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम है, रीजन आपको बताया था मैंने, ये अफरेंट है और ये है इफरेंट, ठीक। ये ग्लोमेरुलस है, जहां ब्लड कहां से आ रहा है, यहां से ब्लड आ रहा है, यहां पहुंच गया, ठीक है, और जब यहां ब्लड पहुंच गया तो ये चूंकि आगे रास्ता सकरा हो गया है तो यहां एक प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड उतनी तेजी से नहीं निकल पाता यहां से, तो यहां प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर के दौरान ब्लड क्या होगा, यहां से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना ब्लड फिल्टर होकर के इस कप में आएगा और ब्लड की कौन कौन सी चीजें फिल्टर होकर यहां आती हैं वो समझिए। तो देखिए यहां क्या क्या आएगा फिल्टर होकर के, ब्लड में से ब्लड सेल कभी नहीं निकल करके आएगा, यहां से जो ब्लड सेल है वो नहीं निकलेंगी, केवल प्लाज्मा फिल्टर होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या आएगा, ओनली प्लाज्मा। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं ना, ब्लड सेल और प्लाज्मा, तो यहां पर आएगा प्लाज्मा, ठीक है। क्या चीज आएगी यहां पर, प्लाज्मा आएगा। क्या सारा प्लाज्मा आ जाएगा, कितना प्लाज्मा यहां फिल्टर होके आएगा, सब नहीं आएगा, ठीक है, प्लाज्मा सब नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अब वो समझना कितनी यहां पर कितनी, हाँ बताइए कुछ कह रहे हैं, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं सबको पता है ना। अगर मैं कहूं क्या क्या चीज फिल्टर होकर के यहां आएगी तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वाटर फिल्टर होकर के आ जाएगा, वाटर आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, जितने आयंस हैं, आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन आयन, लिख लीजिएगा, सोडियम पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, HCO3 माइनस हो गया और H+ आयन हो गया, ठीक है, ये सारे आयन हैं, ये फिल्टर होकर के यहां सब आ गए। और क्या क्या चीजें आएंगी, और ब्लड में होता क्या है, ब्लड सेल को आप हटा दीजिए, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में वाटर है, प्लाज्मा में आयंस है, प्लाज्मा में विटामिन होते हैं, विटामिन आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। और क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएगा कि नहीं आएगा, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज आ जाएगा फिल्टर होकर के यहाँ, जितना ग्लूकोज है वो फिल्टर होकर के यहाँ आ जाएगा। अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, अमीनो एसिड्स, ठीक है, मतलब ब्लड में जो कुछ है प्लाज्मा में सब का सब आ जाएगा। एक चीज नहीं आएगी, लार्ज प्रोटीन्स, याद रखिएगा, लार्ज जो बड़ी प्रोटीन्स ब्लड में है लार्ज साइज की, वो यहां से निकल करके नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि उनका साइज क्या है, बड़ा है, और इसके अंदर जो होल है उनका साइज क्या है, छोटा है, इसलिए नहीं निकलती हैं, ठीक है। अमीनो एसिड एटसेट्रा, विटामिन हो गया, ये सारी चीजें, विटामिन मैंने लिखा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, वाटर आएगा, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन्स को छोड़ करके लार्ज प्रोटीन, और क्या है, आयंस आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो इतना चीजें फिल्टर होकर के यहाँ पर आ जाएंगे। अब बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल प्लाज्मा, लगभग सारा प्लाज्मा यहाँ आ जाता, लगभग, सब नहीं आता है, क्योंकि जो ब्लड यहां से फिल्टर होकर के यहां आया, सारा ब्लड फिल्टर यहां नहीं होता है, कुछ ब्लड वापस यहां आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक डाटा बुक में लिखा गया वो समझिए, बुक में लिखा है 1100 से लेकर के 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर थ्रू किडनी, किडनी के द्वारा, दोनों किडनी समझिए, पर मिनट, 1 मिनट में, पहले समझ लीजिए, आपके पास 2 किडनी, हर किडनी में लाखों की संख्या में ये नेफ्रॉन है ना, 20 लाख लगभग नेफ्रॉन है, एक किडनी में 10 लाख, दूसरे में 10 लाख, हो गया ना। तो ये जितने भी नेफ्रॉन है, दोनों किडनी को आप मिला लीजिए, दोनों किडनी में
टोटल कितना ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है या कितना ब्लड फिल्टर होता है, 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर हो जाएगा 1 मिनट में। ये एक किडनी की बात नहीं हो रही है, ये दोनों किडनी की मिला करके बात हो रही है कि दोनों किडनी आपकी 1 मिनट में इतना ब्लड छान देती है, फिल्टर कर देती हैं। अगर ये कैलकुलेशन करिए, ये ब्लड आपके कार्डियक आउटपुट का कितना हिस्सा है। कार्डियक आउटपुट जानते हैं, आपका हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है, लगभग 5 लीटर। तो इसको अगर एवरेज निकालिए तो ये लगभग आपका 1150 आया या 1000 मान लीजिए 1000, लमसम 1000 मानिए। तो 5 लीटर ब्लड आपका यहाँ पर 5 लीटर ब्लड आपका हार्ट 1 मिनट में पंप कर देता है, पूरे शरीर में भेज देता है। उस 5 लीटर का ये कितना हुआ, क्या परसेंट, लगभग 20% आया, 20% आया ना। 1/5 पांचवा हिस्सा है ना। 5 लीटर का 1 लीटर कितना हुआ, लगभग 5वां हिस्सा। तो आपका हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड शरीर में फेंकता है 1 मिनट में, उसका 5वां हिस्सा किडनी के पास छन्ने के लिए आता है, 5वां हिस्सा आता है किडनी। बाकी तो पूरे शरीर में ब्लड जाएगा ना। अरे किडनी ही नहीं है, पूरे शरीर में बहुत सारे अंग है ना, तो सबके पास ब्लड जाएगा। तो किडनी के पास 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, वो आता है लगभग 1000 ml, या 5 लीटर का 1000 ml का मतलब 1/5 या 20% आता है। ये टोटल हुआ कितना, ये वैल्यू क्या है, इट इज लिखेंगे, इट इज 20% और 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट है उसका ये 20% है, समझ रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। तो 20% ब्लड यहां छनने के लिए आ रहा है, ठीक, समझ में आया। अब जितना ब्लड यहां छन रहा है, तो ब्लड में केवल प्लाज्मा ही आता नीचे, ध्यान रखिएगा। सारा जो जितना 1000 ml ब्लड अगर यहां फिल्टर होने आया है तो पूरा 1000 नीचे नहीं आ जाएगा। 1000 ml में पहले सोचिए प्लाज्मा कितना है, क्योंकि ब्लड का कौन सा हिस्सा यहां आता छनने के लिए। 1000 ml ब्लड 1 मिनट में फिल्टर हो रहा है, तो उसमें प्लाज्मा कितना है, तो प्लाज्मा ही तो छनेगा, पूरा ब्लड नहीं छनता कभी ना, ये चीज समझ रहे हैं ना। प्लाज्मा केवल छनेगा। तो उस 1000 ml, या आप ये जो 1200 ml लिखिए, 1200 ml जो ब्लड आया, ठीक है, इसमें प्लाज्मा कितना है, तो प्लाज्मा होता है 55%, आपको पता होना चाहिए। ब्लड का 45% हिस्सा ब्लड सेल है और 55% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा। तो इसका 55% निकाल लीजिए आप। भाई देखिए, इतना ब्लड आया छन्ने के लिए, तो कितना प्लाज्मा हुआ। अगर कहेंगे प्लाज्मा कितना हुआ, तो इसका 55% लगभग निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 650 ml, मतलब 650 ml प्लाज्मा छन सकता है, केवल 1 मिनट में आया यहां छनने के लिए, छनेगा, फिल्टर होगा, समझ में। 650 ml प्लाज्मा यहाँ कप में आ सकता है 1 मिनट में फिल्टर होके, लेकिन 650 ml नहीं आता। क्या सोचिए कि 1200 ml ब्लड 1 मिनट में यहाँ आ रहा है, और 1200 ml का जो है प्लाज्मा कितना हुआ, 650 ml। तो 650 ml इस कप में 1 मिनट में प्लाज्मा आ सकता है, लेकिन क्या सारा प्लाज्मा आ जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा फिर, भाई यहाँ क्या जाएगा ना। ये ब्लड यहाँ आया था, थोड़ा सा ब्लड ऊपर चला जाता, कुछ ही ब्लड यहाँ फिल्टर होता है, कुछ ही ब्लड, ये चीज समझ रहे हैं ना। हाँ, ये समझे ना कि 1200 ml ब्लड यहाँ फिल्टर होने के लिए आया, क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं होता, ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होता है। तो प्लाज्मा निकालिए कितना हुआ, 650 ml। तो 650 ml प्लाज्मा यहाँ 1 मिनट में फिल्टर हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, क्यों, क्योंकि काफी ब्लड आगे चला जाएगा। तो जो फिल्टर होगा वो 20%। अब फिर दोबारा से वही करें, इसका 20% यहां फिल्टर होकर के यहां आएगा। 650 ml तो प्लाज्मा हुआ टोटल, लेकिन जो इसका कितना हिस्सा फिल्टर होगा वो होगा 20%। तो अब इसका 20% निकालेंगे, समझ रहे हैं ना।
फिर से समझा दूंगा। तो टोटल लिखेंगे 65 ml जो प्लाज्मा है इसका क्या चीज 20% फिल्टरेट बनेगा पर मिनट। 1 मिनट में जो यहाँ छन के आएगा वो क्या आएगा 650 ml का 20%, और इसकी वैल्यू आती है लगभग 125 ml। क्या कहते हो जी 125 ml। बताइए नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। आया? हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ सुनिए, यहां से कह रहे हैं जो फिल्टर होगा वो कहाँ जाएगा, वो आगे इसमें फिल्टरेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे फिल्टरेट। यही आगे ट्यूब्यूल में चलेगा, पीसीटी लूप ऑफ फैनली डीसीटी में जाएगा यही चीज, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। अभी ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। देखिएगा यहाँ कप में कितना आया वॉल्यूम प्लाज्मा का, वो आया 125 ml। फिर से सुन लीजिए, 1 मिनट में दोनों किडनी, एक नेफ्रॉन को मत सोचिएगा एक नेफ्रॉन में कितना आ रहा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। एक नेफ्रॉन केवल दिखाने के लिए बनाया गया, ये दोनों किडनी को मिला करके डाटा समझा रहे हैं कि दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन है सबके अंदर टोटल 1 मिनट में मिला करके कितना ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड आएगा फिल्टर होने के लिए। ठीक है, लेकिन ब्लड में केवल प्लाज्मा ही फिल्टर हो सकता है, ब्लड सेल फिल्टर नहीं होती हैं। तो सोचिए कि प्लाज्मा कितना हुआ, जो चीज फिल्टर होने जा रही है वो है कितनी, तो इसका जब 55% निकालेंगे तो बचेगा 650 ml, मतलब 650 ml प्लाज्मा यहाँ आ रहा है फिल्टर होने के लिए, लेकिन वो पूरा फिल्टर होके नहीं आ पाता है क्योंकि ज्यादातर तो आगे चला जाएगा। तो कितना फिल्टर होगा उसका 20%, 650 ml का तो आया 125 ml। तो दोनों किडनी में मिला करके 1 मिनट में 125 ml ब्लड यहाँ ब्लड नहीं कहेंगे उसको, फिल्टरेट आता है। प्लाज्मा कहिए या फिल्टरेट कहिए, ब्लड तो छूट गया, ब्लड तो काम खत्म। अब फिल्टरेट साइलेंट कर लो जी, फिल्टरेट यहाँ आया दोनों किडनी में मिला करके। ये एक नेफ्रॉन की बात नहीं हो रही है, बोथ किडनी। ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं, इन बोथ किडनी, ये दोनों किडनी की बात हो रही है, सब कुछ दोनों किडनी का एक साथ। यही है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकाला जाता है जानते हैं? एक यूनिट समय में कितना कोई भी वॉल्यूम, मतलब 1 मिनट में कितना आया टोटल, वो है रेट। फिजिक्स में होता है ना रेट, दर निकाली जाती है, पर यूनिट टाइम में निकाला जाता है। तो 1 यूनिट टाइम में कितना आया 125 ml पर मिनट। इसी को क्या बोलते हैं, ये है ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट। ये ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है, ये GFR क्या है, कितना है GFR, 125 ml होता है 1 मिनट में दोनों किडनी में मिला करके। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा समझते हैं NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। हाँ, 125 ml ब्लड पर मिनट फिल्टरेट बनता है, ब्लड नहीं कहेंगे फिल्टरेट आता है उसमें। वो समझा रहे हैं हम आपको, वो भी समझा रहे हैं। अगर इसको आप 1 दिन का डाटा इकट्ठा करेंगे तो 1 दिन में कितना होगा 180 लीटर, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटे। ठीक है, और 24 घंटे में मिनट बना लीजिए तो 24 × 60 इतना मिनट होता है। 1 मिनट में इतना आ रहा है 125, तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24 घंटे में, तो 180 लीटर में आएगा। ये ml में था, फिर वो ml में आएगा, उसको लीटर में बदलना पड़ेगा आपको, तो टोटल आ जाएगा 180 लीटर। तो 180 लीटर तो यूरिन बनता नहीं है, 180 लीटर यूरिन बॉडी में नहीं बनता एक दिन में ना, बनता कितना 1.5 लीटर यूरिन बनता है दोनों किडनी से, 1.5 लीटर यूरिन लगभग। तो मतलब जितना भी यहाँ आगे बढ़ेगा वो 180 लीटर होगा, लेकिन बनेगा यूरिन लास्ट में 1.5 लीटर।
उसका अच्छा 180 लीटर जो बना पर डे, 180 लीटर क्या बना? फिल्टरेट, ये बना फिल्टरेट, समझ लीजिए। लेकिन यूरिन कितना बनता है? यूरिन बनता है 1.5 लीटर बनता है। इसको आप 150 मान लीजिए, 150 लीटर, और 1.5 लीटर यूरिन बन रहा और 150 लीटर ब्लड फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट यहाँ आया, तो 1.5 लीटर 150 लीटर का क्या परसेंट हुआ? 1%। 1% हुआ ना, मतलब 1% यूरिन बनता है आपका। जितना ब्लड फिल्टर होता है आपकी किडनी के अंदर आता है, उसका 1% यूरिन बनता, 99% यहाँ से जो चीज आगे बढ़ेगी बॉडी में वापस करा लिया जाएगा, 99% रिटर्न। केवल 1% फिल्टरेट से टॉयलेट यूरिन बनता है, समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा, बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है 1%, 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वो आगे समझेंगे। अगला देखिए, नेट फिल्टरेशन प्रेशर, NFP, नेट फिल्टरेशन प्रेशर क्या है? एक वर्ड होता है सबको पता होगा, ग्रॉस, और एक होता है नेट। जानते हैं दोनों में क्या अंतर? ग्रॉस का मतलब संपूर्ण, और उसमें से कोई भी चीज माइनस या प्लस करनी है, उसके बाद जो बचता है वो होता है नेट। ठीक है, घटाने के बाद नेट बचता है, तो यहां पर यही नेट समझना है। इसका मतलब क्या है ये देखिए, ये है, इधर समझिए, इस तरीके से यहां पर ये क्या हुआ? ग्लोमेरुलस, इसमें ब्लड आया होगा फिल्टर होने के लिए, आया होगा ना। ये किस चीज का बना है? कैपिलरी, इधर देख लो, ब्लड कैपिलरी, केशिकाओं का बना है ना, पतली पतली ब्लड वेसल्स का गुच्छा है ग्लोमेरुलस, इसमें ब्लड आया फिल्टर होने के लिए। अब देखिए, तीन चीजें समझिए। पहली चीज बताने जा रहे हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा वर्ड बताएंगे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक तीसरा उसमें टर्म आता है, हाँ बताइए, कैपिलरी, ये है बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। ठीक है, बोमेन कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, BCHP, बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाँ, फुल फॉर्म लिख दें, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ये है कैप्सूलर, या बोमेन कैप्सूल लिख सकते हैं, वैसे CHP भी लिखा सकता है। हाँ, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये तीन टर्म है, पहले इनको फुल फॉर्म समझ लीजिए, तब ये समझ में आ जाएगा नेट कैसे निकाला जाता है। नेट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए। नेट निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, NFP का फॉर्मूला क्या है? GHP में से घटाएंगे GHP, माइनस प्लस करेंगे BCOP प्लस CHP। ठीक है, कितना आता है ये? 15 से 20 या 10 से 20 के बीच में वैल्यू रहती है। पर समझ लीजिए, ये सारे टर्म जान लीजिए हैं क्या वास्तविक रूप से, लिख लिए हैं सबने? कुछ लोग आज गायब हैं, बैग रख करके नीचे हैं, मौज हो रही है उन लोगों की। देखो जी, हो गया है, हो गया। हाँ, पेपर में ये आता है, कभी कभी पूछ लेगा, ये इसकी वैल्यू मैं समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। देखिए, इसके अंदर जो ब्लड चल रहा है, अब एक बात बताइए, ब्लड के अंदर पानी होता है कि नहीं होता? वाटर है, वाटर एक प्रेशर लगाता है। अगर मैं कहूं मेरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर लगा रहा है, ब्लड प्रेशर नापते हैं,
तो प्रेशर मेनली किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा। जितना ज्यादा पानी आपके ब्लड में रहेगा उतना ही आपका ब्लड हर जगह प्रेशर लगाता चला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। पानी की मात्रा बढ़ने से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक, ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है ग्लोमेरुलस है। इसके अंदर जब ब्लड आया होगा तो उसमें वाटर होगा ना, तो वो पानी इस ब्लड कैपिलरी, अगर ये ब्लड कैपिलरी मैं ऐसे बना दूं, ये इसके अंदर ब्लड चल रहा है, ये ब्लड है, तो इसके इस ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड है, जो ब्लड यहाँ पर है, उसमें जो वाटर है, वो वाटर इसकी दीवारों पर क्या कर रहा होगा? प्रेशर लगा रहा होगा। तो ग्लोमेरुलस में पानी के द्वारा, ब्लड में जो पानी है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, वो क्या है? जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? पानी के द्वारा। हाइड्रो का मतलब वाटर। ग्लोमेरुलस में जो पानी है उसके द्वारा ग्लोमेरुलस की वॉल पर, कैपिलरी पर कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? लगभग कहीं 60 लिखा रहेगा, कहीं 65, कहीं 70, कोई बात नहीं है, आप 65 लिख लीजिए। ठीक है, 65 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम में। सारे प्रेशर कैसे लिखे जाते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी कॉलम में देखते हैं। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? अब ये समझिए बीसीओपी क्या है। यहां जो ब्लड है ग्लोमेरुलस में, ब्लड में बहुत कुछ होता है। ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं, नहीं होती हैं? तो प्रोटीन्स, सपोज करिए ये कैपिलरी है, ये क्या है? इस ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड चल रहा है। इस ब्लड में जो पानी है वो जितना प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? जीएचपी। लेकिन ब्लड में जो क्या चीज है? प्रोटीन्स हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स जितना प्रेशर लगा रही हैं ब्लड में, जितना प्रेशर लगा रही हैं उसको क्या बोलते हैं? बीसीओपी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल का मतलब ब्लड में प्रोटीन्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो ये किसके द्वारा प्रेशर लगता है? लिख लीजिएगा, ये प्रेशर किसके द्वारा लगता है? लिखिएगा, ये प्रेशर है, प्रेशर क्रिएटेड इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर लग रहा है बाई प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के द्वारा। ठीक है, ये पॉजिटिव प्रेशर है। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव प्रेशर है, ये भी क्या है? नेगेटिव प्रेशर है। समझ रहे हैं ना? देखिए कैसे है। एक बात कहिए, पहला प्रेशर समझ में आया? जीएचपी। इसके अंदर जो पानी है जितना ज्यादा, ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं पर भी वाटर ज्यादा होता है, पाइप में पानी बह रहा है, उस पाइप में अगर पानी का प्रेशर ज्यादा और पाइप में कहीं होल है तो बहुत तेजी से वाटर निकलेगा, एक अच्छे खासे प्रेशर से निकलेगा। अगर इस नेफ्रॉन में जो ब्लड आ रहा है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक है, तो वो क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी इस पर, उतना ही ज्यादा यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके आएगा। जितना इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही क्या है? फिल्टरेट ज्यादा बनेगा, उतना ही तो प्लाज्मा ज्यादा आएगा ना। क्योंकि जब वाटर फिल्टर होके आएगा तो वाटर के साथ तो सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? समझ में आ रहा ना? वाटर जब यहाँ से फिल्टर होके आया तो सब कुछ वाटर के साथ आ रहा है। जितना ज्यादा इसकी वैल्यू रहेगी उतना ही यहाँ फिल्टरेट ज्यादा बनेगा। ये पॉजिटिव प्रेशर है। ये क्या करता है? सीएचपी। सीएचपी रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस समझते हैं? विरोध करता है। यहां से ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होकर के यहां आ रहा है, ठीक, किसके द्वारा आ रहा है? जीएचपी। लेकिन इसमें जो कोलाइडल प्रेशर है ब्लड का, प्रोटीन्स के द्वारा, वो इसको यहां नीचे आने नहीं देता है, रोकने की कोशिश करता है, अपोज करता है, उसका विरोध करता है। तो जितना ज्यादा ये प्रेशर होगा, जितना ज्यादा, उतना ही ब्लड धीरे धीरे फिल्टर होगा, क्योंकि ये वाला प्रेशर क्या करता है? इसको अपोज करता है, फिल्टर को नीचे आने से रोकता है। समझ रहे हैं ना? जो प्रेशर हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव कर रहा है। ये दोनों कहाँ क्रिएट हो रहा है? क्रिएट इसी के अंदर हो रहा है। एक पानी के द्वारा क्रिएट हो रहा है, ब्लड का वाटर, और एक ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं, ठीक। तीसरा प्रेशर क्या है?
कैप्सूलर, ये जो बोमेन कैप्सूल है इसमें जब प्लाज्मा का कुछ हिस्सा फिल्टर होकर के आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये कभी खाली नहीं रहता। जैसे हमारी लंग्स कभी खाली नहीं रहती हैं, उस तरीके से हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन है उसमें जो कप बना हुआ है, ये कप कभी खाली नहीं रहता। हर समय, हर मिनट, हर सेकंड ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो जब भी आप नापना चाहेंगे तो यहाँ आपको फिल्टर रेट मिलेगा। ऊपर से आ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है, तो यहाँ मौजूद मिलता है, ठीक है। तो यहाँ जो पहले से फिल्ट्रेट है वो क्या करता है, ऊपर से जो फिल्ट्रेट नया नीचे आ रहा है उसको अपोज करता है, समझ में आया? उसको अपोज करता है क्योंकि यहाँ पहले से भरा हुआ है। अगर ये सूची खाली हो जाए तो अच्छा खासा बढ़िया तेजी से नीचे आएगा फिल्ट्रेट, यहाँ पहले से कुछ रहता है फिल्ट्रेट, इस वजह से ऊपर से जो फिल्टर आता है उसको वो धीरे धीरे अपोज करता है। तो डिपेंड करता है कौन सा प्रेशर ज्यादा है, समझ में आया? अगर ये ज्यादा है तो फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा, अगर ये सब ज्यादा हो गए तो फिल्ट्रेट कम बनेगा। तो समझ रहे हैं कि ये क्या है, CHP क्या है, लिखिएगा ये प्रेशर है, प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर, क्रिएटेड बाय वाटर के द्वारा, कहां पर, इन फिल्टरेट, फिल्टरेट ऑफ कैप्सूल। जो बोमेन कैप्सूल है ये, इसमें जो फिल्टरेट आया उसमें जो पानी है, पानी के द्वारा ऊपर से नीचे आने वाले फिल्टर पे कितना अब नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो दो प्रेशर पानी के द्वारा क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। ये भी हाइड्रोस्टैटिक है, ये भी है, लेकिन एक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, प्रोटीन्स के द्वारा लगाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, पहले वाले की 65 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है कोई बताएगा, लगभग 30, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 15 या 10, ठीक है, ये 10 हो गया लगभग। आप 30 10 40 हुआ, कितना हुआ, 40, और 65 में से जब 40 को घटाएंगे तो कितना आ गया, ये 5 आ गया, ये 25। हालांकि इसको 15 करिए, 25 नहीं आता है तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 20 वैल्यू आ जाएगी। 10 से लेकर के 20 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। अगर आएगा क्वेश्चन में तो लिखिएगा एवरेज जो होता है 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इस प्रेशर की वैल्यू कितनी आती है, नेट का मतलब घटा करके इतना आ रहा है। 15 भी लिख सकते हैं, 10 भी, 15 और 20 भी, कहीं कहीं हो सकता है 25 भी लिखा हो, कोई बात नहीं है, ये एक रेशियो है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, GFR कितना हुआ, 125 ml पर मिनट, और ये कितना हुआ, 10 से 20 या 25 जो भी है, ठीक है। अब यहां से यहां क्या आता है फिल्टर होकर के, आपकी किडनी में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो कैप्सूल है, इसमें क्या चीज फिल्टर होकर के आई, फिर से बताइए। अब क्या चीज फिल्टर होकर के आया, केवल प्लाज्मा आया, ब्लड का ब्लड सेल नहीं आया, प्लाज्मा आया, ठीक है। तो प्लाज्मा में सारी चीजें आ गई कि कुछ छूट गया, इसमें नहीं, प्रोटीन छूट गया लार्ज वाला, प्लाज्मा का सारा पोर्शन यहां आ गया, लेकिन प्रोटीन नहीं आ पाया। कितना परसेंट प्लाज्मा आया, 20% आया, उसकी वैल्यू कितनी हुई, 125 ml हुई, समझ में आ रहा ना? अब यही फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा ना, यही आगे बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, PCT में जाएगा, लूप ऑफ हेनले में जाएगा, DCT में जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप खत्म हो गया फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप कौन सा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसको समझना है। तो सेकंड समझिए, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखिए एक नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है। बताइए, फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, सही है कि नहीं सही है? क्वेश्चन आता है, फिल्ट्रेट जो यहाँ आया वो आइसोटोनिक है प्लाज्मा के, सही है, क्योंकि जो प्लाज्मा में जितना भी था वो सब फिल्ट्रेट में आ गया, जितने आयंस हैं सब आ गए, भले कम आया, 20% आया, लेकिन आया तो सब ना,
तो लगभग क्या है, आइसोटोनिक, कंसंट्रेशन सेम रहती है। क्वेश्चन आता है, हाँ वही मैं समझाने जा रहा हूं। यहां पर क्या आया, फिल्टरेट, क्या आया यहां पर, फिल्टरेट। ये फिल्टरेट कहां जाएगा, पीसीटी में जाएगा। इसके बाद कहां जाएगा, लूप ऑफ हेनले में जाएगा, समझ रहे ना। और इसके बाद कहां जाएगा, डीसीटी में। आपकी दोनों किडनी में मिला करके एक मिनट में कितना फिल्टरेट यहां इकट्ठा हो जाता है, एक मिनट में 180 लीटर, सॉरी पर डे, एक मिनट में 125 ml पर मिनट, 180 लीटर एक दिन में फिल्टरेट यहां आता है। ठीक है, वो फिल्टरेट सारा बाहर नहीं हो जाता है, क्योंकि यूरिन बनता है 1.5 लीटर, तो 99% हिस्सा यहां से हटा लेना है। मतलब जो भी चीज यहां आ रही है वो सब का सब आगे टॉयलेट के रूप में बाहर नहीं निकलता है, समझ में। यूरिन सबका नहीं बनता। तो यहां से काम की चीजों को वापस करना है, कहां जाएगा वापस होकर के, इसमें से निकल करके कहां जाएगा, वो ब्लड में जाएगा। जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस फिल्ट्रेट में से काम की अच्छी चीजों को वापस निकाल करके ब्लड में भेज दिया जाएगा। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब नहीं निकाला जाएगा, सेलेक्टेड चीजों को इसमें से फिल्ट्रेट से बाहर किया जाएगा और रीअब्जॉर्ब करते हैं ना, अवशोषित किया जाएगा ना। अरे इसके चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, खींचेंगी इसमें से काम की चीजों को खींच लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो एब्जॉर्ब होके कहां जाएगा, ब्लड में। अब ये एब्जॉर्प्शन बहुत ध्यान समझिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है, बताइए। अगर कहूं मैं एब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है तो आप बताएंगे ये पीसीटी में होता है, एक बार यहां होगा, एक बार यहां लूप ऑफ हेनले में होगा, लूप ऑफ हेनले में होगा, समझ रहे ना। और बताइए कहां होता है, डीसीटी में होता है, ये डीसीटी। और लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें भी है, कलेक्टिंग डक्ट। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि एब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है, 4 जगहों पर होता है, ठीक है। दूसरा आता है सबसे ज्यादा कहां होता है, नोट कर लीजिए, कर लो जल्दी से, लिखते समय नोट भी करते रहा करिए, जो हम लिख रहे हैं तो आप भी नोट करिए। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस हिस्से से होगा, तो पीसीटी से होगा। 60 से 70% फिल्टरेट का मतलब समझ रहे हैं, जो फिल्टर होकर यहां आया है, जो बढ़ रहा आगे, 60 से 70% हिस्सा यहीं से ब्लड में मिला दिया जाएगा, सबसे ज्यादा यही होता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन लिखेंगे, मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम लिखते रहिए, रीअब्जॉर्प्शन कहां होगा, इन पीसीटी में कितना होगा, लगभग 60 से 70%। जितना ब्लड में सारी चीजें हैं फिल्ट्रेट में, वो 60 से 70% चीजें खींच ली जाएंगी। लगभग 80% तो वाटर, सबसे ज्यादा वाटर खींच जाएगा यहीं से। अगर 75 लिखा है तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा, ठीक है। सबसे कम कहां होता है, सबसे कम लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद यहां होगा, लूप ऑफ हेनले में 2 आर्म है, एक है डिसेंडिंग आर्म, एक है असेंडिंग। तो असेंडिंग वाली में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन इस वाली में होता है। अगर कहा जाए सबसे कम कहां है तो बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, उसमें भी कहां है, असेंडिंग आर्म में, ठीक है। तो यहां लिखिएगा मिनिमम, ये लाइन बुक में लिखा है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन कहां है, इन असेंडिंग लिम्ब, या आर्म कह सकते हैं, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होगा। 1-2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा ये आता है, ये बताइए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है। कंडीशनल का मतलब समझ रहे हैं, कंडीशन, जरूरत पड़ने पर। जैसे ये आपका टिब्यूल में, ये सारा हिस्सा टिब्यूल है ना, बोमेन कैप्सूल,
ईसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये सब ट्यूब्यूल का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो डीसीटी वाला हिस्सा है, इसमें जरूरत पड़ने पर रीअब्जॉर्प्शन कराया जाता है यहाँ से, हमेशा नहीं होता है, जरूरत पड़ने पर, कंडीशन के हिसाब से। आपने पानी ज्यादा पी लिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी किडनी क्या करेगी, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट यहाँ आया है डीसीटी में जब आएगा तो यहाँ से मैक्सिमम वाटर को खींच करके आपके ब्लड में भेज दिया जाएगा वापस, ठीक है। पानी जब कम पिएंगे तब, और जब ज्यादा पिएंगे तब नहीं होगा ऐसा। जब कम पीते हैं पानी तो यूरिन में पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, किडनी यूरिन को गाढ़ा कर देती है, कैसे, यहाँ से वाटर को खींच करके ब्लड में भेज देती है। तो यहाँ होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, लिख लीजिएगा तीसरा पॉइंट, कंडीशनल मतलब परिस्थितियों के हिसाब से होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एनडीसीटी, डीसीटी में। अब ये भी लिखा गया है कि डीसीटी में क्या क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है, तो दो चीजें, मेन दो चीजें, मेन दो चीजें क्या है, एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और एक क्या होता है, NaCl या सोडियम आयन कह सकते हैं, ठीक है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। समझ में आया? कहते हैं जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है ORS पिया जाता है ना, ORS में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्ट है, ठीक। तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से कराया जाता है और सोडियम का मेनली कराया जाता है। पानी का रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन वो कराएगा। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन हार्मोन से होता है, लिख लीजिएगा, ये किससे होता है, बाई वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन अभी पढ़ेंगे आगे, ये किससे होता है, बाई एल्डोस्टेरोन। दिमाग का हाथ मत रखो जी, समझ में नहीं आ रहा है, ये अभियान नहीं समझ में आ रहा, हजम नहीं हो रहा लग रहा है, ये नहीं ना, नहीं ना, कोई बात नहीं। देखिए इसको कुछ नहीं है, आपने पानी कम पी रहे हैं, सोचिए कम पी रहे हैं वाटर, तो क्या होता है, आपकी किडनी बड़ी सेंसिटिव है, ठीक है, तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलना चालू हो जाएगा, उसको बोलेंगे वैसोप्रेसिन या ADH। इसका दूसरा नाम क्या है, ADH। मतलब ये कब रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब आप वाटर कम पिएंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये डीसीटी के पास जाएगा तुरंत ब्लड के माध्यम से, डीसीटी में जाकर के यहाँ से वाटर को खींच करके ब्लड बॉडी में भेजेगा, क्योंकि पानी कम है, पानी कम पी रहे हैं आप, पानी की मात्रा शरीर में कम हो गई है, यूरिन को गाढ़ा करना, ठीक है। और अगर दूसरी चीज क्या है, एक और काम होता है, अगर पानी की मात्रा कम है तो सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से कराया जाता है, सोडियम भी कराया जाता है, ठीक है। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में कौन कराएगा, एल्डोस्टेरोन। ये कहां से बनता है, एड्रेनल ग्लैंड होती है जो आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि होता है ना, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड, वहां से एक हार्मोन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन। ये आगे भी समझना फिर से हमको, आगे दो चीज समझ में, ये तो हो गया किस हिस्से में क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा, कहां सबसे कम, कहां कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन वो होती है पानी आपने कम पिया, ज्यादा पी लिया, ठीक। अब ये समझना है कि एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक्टिव भी होता है और पैसिव, ये समझते ना। अगर एनर्जी को यूज करके यहां से एब्जॉर्प्शन कराया जा रहा है वो है एक्टिव, और विदाउट एनर्जी के हो रहा है वो है पैसिव। तो समझिए किस, कहां एक्टिव कहां पैसिव, बताइए। पानी अगर ज्यादा बॉडी में है तो ये काम नहीं करेंगे, इनका कोई रोल नहीं, नहीं। ये ज्यादा तब बनते हैं जब ब्लड में पानी की मात्रा कम होती है तब, क्योंकि यूरिन को कंसंट्रेट करना पड़ता है उस केस में। बताइए क्या चीज, दोनों साथ में, हाँ अभी एक मैकेनिज्म समझाएंगे, रास सिस्टम, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, हाँ वही समझेंगे इस चीज को, ठीक है, दोनों साथ। नहीं, अच्छा मैं समझा रहा हूँ, जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। पहले सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीछे पीछे वाटर भागता है, पहले सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, पीछे पीछे वाटर अपने आप चला जाता है, ठीक है। और यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा
कि सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, वाटर का भी करा रहे हैं, दोनों क्यों करा रहे हैं? अगर शरीर में आपके ब्लड में पानी की मात्रा कम है तो पानी को रीअब्जॉर्ब कराना चाहिए, हम सोडियम क्यों करा रहे हैं वापस? तो कारण यह है कि सोडियम जब तक वाटर में नहीं जाए, ब्लड में नहीं जाएगा, तब तक वाटर नहीं जा सकता है। अभी उसी को समझना है हमको, समझ में आ रहा है ना? ठीक, जैसे कोई यहाँ उठ के चला जाए, उसके पीछे से दूसरा स्टूडेंट चला जाए, वही कहानी है। पहले सोडियम जाता है ब्लड में, उससे जब सोडियम ज्यादा हो जाता है ब्लड में तो वाटर अपने आप खींचा चला जाता है। ठीक है, तो देखिए समझना है कि किस हिस्से में एक्टिव होगा, किस में पैसिव, ये सब लोग नोट कर लीजिए। देखिए पहले पीसीटी में आइए, जो आपका पीसीटी है यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और पैसिव भी है, पैसिव दोनों हैं। ठीक है, एक्टिव से भी और पैसिव दोनों से होता है पीसीटी में। अब सोचने की बात है, कौन सी चीजें एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं, कौन सी चीजें पैसिवली। तो एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, कहीं पर भी आएगा, कहीं पर भी, पूरे नेफ्रॉन में कहीं बॉक्स बना के नोट कर लीजिए, जितना आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, यूरिया, अमोनिया, ठीक है, अमोनियम आयन, इनका रीअब्जॉर्प्शन पैसिव से होता है। जहां जहां वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पैसिव से होगा। अगर कहीं यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कराया जा रहा है, यूरिया मतलब इसमें जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है ना, क्या क्या होता है ये पता है ना, यहाँ क्या क्या आया सब पता ना। यहाँ यूरिया भी आया, यहाँ पर जितने ग्लूकोज है, प्रोटीन है, छोटी प्रोटीन बड़ी नहीं, आयंस आए, वाटर, सब कुछ आया, ठीक है, वो सब मैंने बता दिया। तो यहां से यूरिया को भी रीअब्जॉर्ब कराया जाएगा, वापस भेजा जाएगा यूरिया को भी, कहाँ? ब्लड में। अब आप कहेंगे यूरिया को तो यहां से बाहर कर देना चाहिए यूरिन में, तो क्या जरूरत है यूरिया को बॉडी में वापस भेजने की? यूरिया तो काम की चीज नहीं है। जब तक यूरिया आपके ब्लड में, जब तक यूरिया यहाँ से थोड़ी बहुत यूरिया बाहर नहीं रहेगी ब्लड में, तब तक ये यूरिया इसमें से निकलेगा ही नहीं। यूरिया को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा यूरिया ब्लड में होना जरूरी है, ठीक है, मेंटेन रहना चाहिए कंसंट्रेशन। और ये तीनों चीजों का लिखिएगा पैसिव से है, ये तीनों चीजें किससे हो रही हैं? पैसिव। अब एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैसिव एब्जॉर्प्शन किसका होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट का, वाटर। जहां जहां ये तीन चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं वो सब पैसिव से, जितना बचा वो सब एक्टिव। अब बुक ने क्या लिखा है, एक्टिव से क्या क्या जाता है, यहाँ लिखा हुआ है, बुक ने लिखा है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसका होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जितने आयंस हैं, ठीक है, सोडियम है, जितने आयंस हैं, जितने न्यूट्रिएंट हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, उन सब का एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। और बाकी चीजों का, इन तीन चीजों का क्या होता है? पैसिव। तो बस इतना जानिए कि पीसीटी में क्या क्या होता है, एक्टिव पैसिव दोनों है। पैसिव हर जगह इन तीनों चीजों का होगा। अब आ जाइए लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले में कितना आर्म है? 2 आर्म है, एक डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है। समझते हैं ना? इस पर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। लूप ऑफ हेनले में 2 आर्म, मैं आगे लिख दे रहा हूं, यहाँ लिखेंगे लूप ऑफ हेनले, इसमें 2 आर्म है, एक है असेंड, पहले डिसेंडिंग लिखेंगे, डिसेंडिंग, और दूसरा कौन सा है? असेंडिंग आर्म। ठीक, बताइए। देखिए एक्टिव कैसे कराए, हाँ, जैसे एक्टिव का मतलब होता है कि लो से हाई कोई भी चीज जा रही है, लो से हाई, तो एक्टिव कराया जाता है। लेकिन वहां यहाँ ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली चीज आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कुछ है, ठीक है, और यहाँ से जब हम वापस कहाँ भेज रहे हैं, सॉरी, यहाँ से पीसीटी से कहाँ जा रहा है? ये ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किस केस में? अगर एक्टिव से हो रहा है, और पैसिव से तो डायरेक्ट हो जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से।
डिफ्यूजन से डायरेक्ट चला जाता है बिना किसी एनर्जी के। समझ में आया? तो देखिए लूप ऑफ हेनले में दो आर्म हुए, एक ये डिसेंडिंग आर्म और एक क्या है असेंडिंग आर्म। डिसेंडिंग आर्म वाटर के लिए परमेबल है, यहां से केवल वाटर ही निकल सकता है, वाटर चला जाएगा ब्लड में निकल करके। और ये वाली आर्म किसके लिए परमेबल है? सोडियम क्लोराइड के लिए, आयंस के लिए, ठीक है। वाटर के लिए इम्परमेबल है, ये वाटर के लिए परमेबल है लेकिन इम्परमेबल है किसके लिए? NaCl के लिए, आयंस के लिए। और ये आयंस के लिए परमेबल है लेकिन वाटर के लिए इम्परमेबल है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा आता लिखिएगा, ये परमेबल फॉर वाटर, वाटर के लिए परमेबल है, एंड ऑलमोस्ट इम्परमेबल फॉर NaCl, सॉल्ट या आयन के लिए। एक मैंने वर्ड लिखा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब है कि ये आप नहीं कह सकते हैं कि यहां से आयन नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जा सकता है। लगभग इम्परमेबल है सोडियम क्लोराइड के लिए, 100% नहीं है, इसलिए लिखा ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है। ये क्या है? ये परमेबल ओनली फॉर किसके लिए? NaCl, ये केवल सोडियम क्लोराइड। अब आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो बुक खोलिए, बुक में लाइन देखिए, बुक में ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहां से वाटर को निकाला जा रहा है बाहर, देख रहे हैं ना? इस वाली आर्म से वाटर को खींच करके बाहर कर रहे हैं और इस वाली आर्म से NaCl को बाहर किया जा रहा है, मिला? मतलब डिसेंडिंग आर्म वाटर के लिए फुल्ली परमेबल और असेंडिंग आर्म सोडियम क्लोराइड के लिए फुल्ली परमेबल होती है। अब बताइए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिव कि एक्टिव? पैसिव। तो डिसेंडिंग आर्म में पैसिव ही होगा, कभी एक्टिव नहीं होगा, ओनली पैसिव होगा ना, क्योंकि वाटर हो रहा है। तो यहां लिखेंगे डिसेंडिंग आर्म में पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैसा? पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन असेंडिंग में थोड़ा मिक्सिंग है, ध्यान रखिएगा। असेंडिंग में जो NaCl निकल रहा है यहां से ब्लड में जा रहा है, वो एक्टिव प्रोसेस से भी जाता है, पैसिव, दोनों से जाता है। जैसे PCT में एक्टिव भी चलता है, पैसिव भी चलता है। इस लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग में केवल पैसिव, क्योंकि पानी जहां जहां पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिव ही होता है, वो कभी एक्टिव नहीं होता है। NaCl का हमने अभी तक क्या जाना? एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ NaCl पैसिव से भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो आप यहाँ जरूर लिखिएगा NaCl का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या है? बोथ एक्टिव से भी है एंड पैसिव प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अगली चीज DCT आइए। DCT में क्या क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और क्या होगा? NaCl, हाइड्रोजन आयन का रीअब्जॉर्प्शन, जितनी भी चीजें बची हैं। यहां केवल क्या लिखेंगे? एक्टिव भी है और पैसिव दोनों हैं। डिपेंड करता है क्या चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है। अगर पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है DCT से तो वो क्या होगा? पैसिव होगा, ठीक है। और अगर NaCl रीअब्जॉर्ब कर रहा है सोडियम आयन यहां से, तो एक्टिव प्रोसेस से जाते हैं, दोनों हैं। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। पूरे नेफ्रॉन में PCT में दोनों, लूप ऑफ हेनले में भी दोनों है, लेकिन डिसेंडिंग में केवल पैसिव से है, असेंडिंग में एक्टिव पैसिव दोनों है, DCT में दोनों है। समझ में आया? अच्छी समझ में आ रहा ना? इसीलिए पहले बोल दिया था ये थोड़ा सा टफ चीज है, ठीक। तो यहां तक आपका ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया, क्या क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है। दो स्टेप खत्म हो गया। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या बताया मैंने? रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा समझिएगा, सिक्रीशन है। और तीसरा प्रोसेस क्या है यूरिन फॉर्मेशन का? सिक्रीशन। सिक्रीशन कैसे होगा बताएंगे। ये होता कहां से है? ये आपका जो डायग्राम, बार बार इस डायग्राम को पता नहीं कितनी बार बनाना पड़ता है। ये देखिए है ये, ठीक है। कुछ चीजें देखिए, ब्लड में pH को मेंटेन करना है,
ब्लड का पीएच मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड में आयंस की मात्रा को जो है एक फिक्स रखना पड़ेगा। किडनी आपकी जानते हैं क्या करती है, बताइए किडनी क्या करती है? 3 काम है आपकी किडनी के, बताइए। एक जो है एक तो छन्नी है, ब्लड को छानती है, अशुद्धियों को बाहर करती है, एक काम हो गया। दूसरा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है किडनी, आगे समझेंगे अभी। तीसरा है आपके शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में पानी की भी मात्रा नियंत्रित करेगी। अगर पानी ज्यादा है तो एक्सेस वाटर को से यूरिन बना देगी, ठीक है। अगर पानी कम है तो यूरिन को गाढ़ा कर देगी। और दूसरी चीज क्या है, ब्लड में जो आयंस हैं उनकी भी मात्रा को कंट्रोल, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ब्लड मेंटेन रखता है कौन? किडनी। ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं? अरे सॉल्यूट के द्वारा लगाया गया प्रेशर। सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूट, ठीक है। तो जो सॉल्यूट के द्वारा कहीं पर भी जो प्रेशर लगेगा, ब्लड में सॉल्यूट क्या है बता सकते हैं? ब्लड में प्रोटीन है, आयंस हैं जितने, ठीक है। ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब क्या है? सॉल्यूट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट हो गया। तो ये जो सॉल्यूट जितने ज्यादा होंगे, सोचिए ब्लड में अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? अगर पानी आपके ब्लड में कम हो गया तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, मतलब रिलेटिवली देखेंगे तो ब्लड में सॉल्यूट ज्यादा नजर आएंगे, पानी की मात्रा कम हो रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर ब्लड में पानी ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट उसके मुकाबले कम नजर आएंगे। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आएगा, देखिए अब इसको रोक करके ही समझ लीजिए। कंसंट्रेशन केमिस्ट्री में जानते हैं क्या होता है? कंसंट्रेशन सांद्रता होती है। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए आपने शरबत बनाया, तो सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है कितना पतला है? अगर कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, पतला है तो डाइल्यूट है। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कैसे होता है? अगर मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन क्या कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है, सॉल्वेंट क्या है? कम है। समझ में आता ना? शरबत आपने बनाया, पानी ज्यादा कर दिया, चीनी कम कर दिया, तो शरबत कैसा रहेगा? डाइल्यूट रहेगा ना। और कंसंट्रेटेड क्या होता है? सॉल्यूट ज्यादा हो गया है और सॉल्वेंट क्या हो गया? कम। चीनी बहुत ज्यादा कर दी है, पानी कम हो गया, ये हो गया कंसंट्रेटेड। ऐसी आपका ब्लड होता है। एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है। अगर ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ रही है तो उसके हिसाब से जो सॉल्यूट हैं वो क्या हो जाएंगे? कम नहीं होंगे। अरे सॉल्यूशन में आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए तो क्या होगा? सॉल्यूशन पतला हो जाएगा कि नहीं होगा? तो पतला हो जाएगा तो वाटर ज्यादा हो जाएगा और जो सॉल्यूट है वो क्या हो जाएंगे? कम। वही सेम चीज है। सॉल्यूट कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम। सॉल्यूट ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट से डिसाइड होता है। समझ में आया? तो सिक्रीशन में मैं बता रहा था क्या होता है सिक्रीशन में। ये देखिए इस तरीके से, यहां पर जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, इस फिल्ट्रेट में ब्लड से कुछ चीजें मिलाई जाती हैं। अब तक क्या हो रहा था? रीअब्जॉर्प्शन करा रहे थे हम लोग, यहां से काम की चीजों को बाहर कराया जा रहा था। पीसीटी से कराया जा रहा था, ल्यूकोफिलिन में, डीसीटी में, यही सब काम हुआ। लेकिन एक इसके चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज है ना, तो अभी तक यहां से ब्लड कैपिलरीज में जा रहा था। अब क्या होगा? सिक्रीशन में ब्लड कैपिलरीज से कुछ चीजें कहां आएंगी? इस फिल्ट्रेट में आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना है। तो ब्लड में अगर कोई आयन ज्यादा हो गया है, या आपका किडनी में जो बाहर का एरिया नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहां कोई आयन ज्यादा है तो फिल्ट्रेट में मिला दिया था। कुछ कहने का मतलब ये है, ये जो फिल्ट्रेट आगे चल रहा है ना, फिल्ट्रेट ये आगे चलेगा ना, फिल्ट्रेट इसमें कुछ चीजों को मिलाया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब तक निकाल रहे थे, तो मिलाने को बोलते हैं सिक्रीशन और निकालने को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और कहां से मिलाते हैं? या तो ब्लड से मिलाया जाएगा, या तो नेफ्रॉन या किडनी में जो अंदर खाली जगह पड़ी हुई है, जहां पर भी ब्लड होता है, वहां पर भी एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड से मिलाया जाएगा।
ताकि बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखा जाए। बुक में जो लाइन लिखी गई है वही लिखा गया है कि सिक्रीशन कहाँ होता है, तो सिक्रीशन होता है टीबी, जो आपका टीब्यूल है, जो टीब्यूल देख रहे हैं ना, ये टीब्यूल, इसी में सिक्रीशन होता है। टीब्यूल की में सिक्रीशन कराया जाता है। कहाँ से कराया जाता है? ब्लड से, या बाहर जो टिश्यू है वहां से कुछ आयंस को भेजा जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कराया जाए। बॉडी फ्लूइड क्या है? आपकी बॉडी में या तो ब्लड बॉडी फ्लूइड होता है या तो लिम्फ होता है। अरे शरीर के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है बताइए? पूरा चैप्टर पढ़ लियो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़े ना ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? बॉडी फ्लूइड है। लिम्फ क्या है? बॉडी फ्लूइड। तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कराना है ना, कैसे होगा? ब्लड में से कुछ चीजों को निकाल करके यहाँ भेज दिया जाएगा। ब्लड कहाँ है? इसके चारों तरफ ब्लड बह रहा है कि नहीं बह रहा है? इसके चारों तरफ कैपिलरीज में ब्लड टहल रहा है। बस कहानी खत्म। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, सिक्रीशन क्या है, ये कहां से होता है? फ्रॉम आयंस लिखेंगे। आयंस कौन कौन से आयन? H+, NH3, अमोनिया हो गया NH4+। सिक्रीशन याद रखिए, या तो हाइड्रोजन आयन ऐड कराया जाएगा, या तो अमोनियम, या तो क्लोराइड। यही है ना? ठीक। हाँ, एक और कौन सा है? K+, सॉरी क्लोराइड नहीं है, K+ है उसके लिए, K+। ये 3 आयन को ऐड कराया जाएगा। आयंस ये हैं सब, ये क्या किए जाएंगे? ऐड किए जाएंगे। कहां पर? इन फिल्टरेट में ऐड किए जाएंगे। फिल्टरेट में कहां से? फ्रॉम ब्लड से। ब्लड से ऐड किए जाएंगे। क्यों ऐड किए जाएंगे? टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉडी फ्लूइड क्या है यहाँ पर? ब्लड। बस। तो ब्लड में से कुछ चीजों को निकाल करके जो नेफ्रॉन में आगे फिल्ट्रेट बढ़ रहा है उसी में ऐड कर दिया जाता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, एक बार घर जाके फिर से पढ़ लीजिएगा, तो अगली बार इसका क्वेश्चन कराया जाएगा। थोड़ा सा अब देखिए, आज टाइम ज्यादा नहीं है, अभी हमको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बताना है, इसका काउंटर करंट बताना है, इस पर लास्ट टॉपिक और एक। ठीक। सिक्रीशन कहाँ नहीं होता सोच के बताइए? किडनी नेफ्रॉन के किस हिस्से में सिक्रीशन नहीं होता है? लूप ऑफ हेनले में नहीं होता, आपका पीसीटी में होगा। डीसीटी में एरो देखिए, बुक में जितने एरो बने हैं ये इस तरीके का डायग्राम पूरा बना है। ठीक है, आप में यहां जितना ऐड किया जा रहा है, जितना एरो इसकी तरफ चल रहा है, ये देखो जी, यहां देख लीजिए, नीचे वाला एरो देखिए, ये बाहर से कोई चीज को ऐड कराया जा रहा है इसमें। ऊपर की तरफ एरो लगा, मतलब इसके अंदर येलो कलर वाली ट्यूब में भेजा जा रहा है। ये दो, और येलो से क्या निकाला जा रहा है? जितना निकल रहा है वो ऊपर है, वो रीअब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे अब तक। जो भेजा जाएगा वो नीचे वाले इस ट्यूब में निकाला ही जा रहा है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा रहा। देखिए इसमें कुछ ऐड, यूरिया छोड़ दीजिए, यूरिया का यहाँ एडिशन हो रहा है, वो अलग चीज है। यहाँ पर कोई चीज ऐड नहीं कराई जा रही। ठीक है, तो रीअब्जॉर्ब सिक्रीशन यहाँ होगा पीसीटी में और डीसीटी में होता है, बाकी यहाँ सिक्रीशन नहीं होता है। पीसीटी एंड डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट में भी कह सकते हैं, सीडी में भी होता है सिक्रीशन, कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन में नहीं आता है वो। यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए बुक में पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, कुछ छूटा हो नहीं तो मैं, हाँ नहीं, वो करंट, काउंटर करंट मुझे बताना है, और कुछ छूटा हो तो बताइए। कोई बात नहीं है। एसिड बेस बैलेंस का मतलब समझ रहे हैं? पीएच, जो आपके ब्लड में एसिड और बेस के को बैलेंस रखता है, वो कौन रखता है? ये। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड में एसिड और बेस बैलेंस नहीं रहेगा, मतलब ब्लड का पीएच जिसको कह सकते हैं आप, पीएच वही तो होता है। ठीक है, और कुछ बचा नहीं ना? आगे बढ़ जाएं, आगे बहुत। अब देखिए, अब तक जिसको ये नहीं समझ में आया अब समझ में आ जाएगा।
अगला जो टॉपिक है वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है। किडनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, किडनी के काम को कैसे रेगुलेट कराया जाए। ठीक है, 3 तरीके से रेगुलेशन होता, देखिए 3 तरीके से। पहला है बाई हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक हार्मोन बनता है, कहां से बनता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, उसका नाम क्या है, एडीएच, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। एडीएच या फिर बोलते हैं वैसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बहुत आता है इस पर सवाल। एडीएच का पूरा नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। और करके लिखिएगा, ऑब्लिक मत लगाइए ना, ऑब्लिक में तो ये हो जाएगा कि ये और ये अलग अलग है, नहीं और लिखिएगा उसको। ठीक है, एक ही चीज है दोनों। ये हार्मोन कहां से बनता है, तो बताइए कहां से बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं बनता, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से केवल रिलीज होता है, ये बनता हाइपोथैलेमस। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा बने हुए हार्मोन को केवल रिलीज कराता है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि एडीएच रिलीज्ड बाय, तो आंसर क्या होगा, तब पिट्यूटरी होगा। हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होता, हाइपोथैलेमस से बनता है। समझ में आया। हाँ याद रखिए, मतलब ये सिंथेसिस जो होती है, सिंथेसिस कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में, यहां से बन के रिलीज किसके द्वारा कराया जाता है, रिलीज कराया जाता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है। तो एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। एक तो इससे पढ़ेंगे, इसके द्वारा किडनी का फंक्शन कंट्रोल कराया जाएगा। दूसरा किससे पढ़ेंगे, बाय रास मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म काम करती है, मैकेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं, रास। उसका फुल फॉर्म आगे समझेंगे। और तीसरा है बाय एएनएफ फैक्टर, एएनएफ फैक्टर। मतलब ये 3 तरीके हैं किडनी का फंक्शन कंट्रोल कराने के। समझ में आ रहा है। तो एक समझ लीजिए आज, इसके बाद आगे कल 2 समझा देंगे, टाइम लगेगा समझाने में। अच्छा बताइए, किडनी का फंक्शन कब कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, कब किडनी का रेगुलेशन जरूरत पड़ती है, बताइए। रेगुलेशन की जरूरत है, नीड कब है, नीड कब है इसकी, कब जरूरत पड़ेगी। पंखा चल रहा है, रेगुलेटर घुमाने की जरूरत कब पड़ती है, या तो पंखा बहुत तेज चल रहा है, या तो स्लो चल रहा है। तो स्लो चल रहा है तो फास्ट कर दो, तेज कर रहा है स्लो कर दो। वही सेम कहानी किडनी का फंक्शन कंट्रोल कराने की जरूरत कब होती है, या तो बॉडी में आपके ब्लड में पानी ज्यादा हो गया है तो किडनी का फंक्शन रेगुलेट कराना है। किडनी अपने आप को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो या तो ज्यादा हो गया तो कम हो गया पानी, 2 चीज होती है, वाटर का अमाउंट। और वाटर कम हुआ तो सॉल्यूट क्या होगा, बढ़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा। उल्टा होता सिस्टम, अगर पानी ब्लड में कम है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। और वाटर ज्यादा है तो सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो नीड होती है जब वाटर कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, पानी की मात्रा डिस्टर्ब। हाँ, नेगेटिव फीडबैक जानते हैं क्या है, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा बनने लग जाती है तो वही चीज जो बन रही है, जहां से बन रही है वहां को नेगेटिव फीडबैक दे देती है, वो नेगेटिव फीडबैक है। हालांकि वो उसको नहीं पढ़ना है,
समझ में आया? जो आपको ये 3 चीजें समझा रहे हैं वो देख लीजिए, उस पर आएगा भी नहीं कभी, आगे अगर दिखाइएगा क्वेश्चन। देखिए हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, बाई एडीएच। एडीएच के द्वारा किडनी का फंक्शन कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। एडीएच बनता कहां पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में। रिलीज कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। काम कहां करता है, ये काम कहां करेगा जाकर के, किडनी में किस हिस्से में काम करता है, तो लिखेंगे वर्क ऑन डीसीटी। ये डीसीटी पर जाकर के काम करेगा और डीसीटी में जो फिल्ट्रेट आगे चल रहा है उसमें से पानी को खींच करके ब्लड में भेज देगा। जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ही डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कराएगा। तो आप लिख लीजिएगा, ये करता क्या है, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कहां से, एन डीसीटी, ठीक है। डीसीटी में जो डीसीटी से, फ्रॉम लिखिएगा, फ्रॉम डीसीटी, समझ रहे हैं ना? ये देखिए फिर से डायग्राम में आ जाइए, यही है डीसीटी ना। जब फिल्ट्रेट यहां से आगे चल रहा है, इसमें जितना, इस फिल्ट्रेट में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, आपने पानी ज्यादा पी रखा है, पर इसमें अगर क्या चीज है, आपके शरीर में पानी की मात्रा अगर कम है शरीर में, ठीक है, तो यहां से एक्स वाटर को भेजा जाएगा वापस कहां, बॉडी में, क्योंकि ब्लड में पानी की मात्रा कम है। तो इस फिल्ट्रेट से उस कमी को पूरा करने के लिए फिल्ट्रेट से वाटर को खींचा जाता है ज्यादा मात्रा में, और वो कौन खींचवाता है, एडीएच। तो एडीएच काम करता है डीसीटी पर। अब ऐसे समझिए, अगर आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में अगर वाटर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, पानी की मात्रा आपके ब्लड में कम हो गई है, तभी ये काम करेगा, ठीक है, ये सिस्टम तब चलेगा। अब बताइए पानी की मात्रा कम कैसे हो सकती है, या तो आपने वाटर इनटेक कम किया, पानी क्या किया, इनटेक लेस, आपने पानी कम किया तो शरीर में ब्लड जो है उसमें पानी की मात्रा कम रहेगी। एक समझ में आया? दूसरा चीज क्या है, पेट खराब हो गया है, डिफेकेशन ज्यादा हो गया है, जो हाँ डिसेंट्री हो गया, पेचिस हो गया, पानी पानी बह रहा है, तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है ना, ग्लूकोज पीते हैं ना डायरिया के केस में, तो एक्सेस जो है, हाँ डाइसेंट्री लिख सकता हूं मैं, डाइसेंट्री बहुत तेज हो गया। दूसरा है पसीना बहुत तेज हो रहा है, गर्मी बहुत तगड़ी हो गई है, ठीक है, स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग हो रही है। 3 केस हैं, एक्सेस स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग, पसीना बहुत तेज हो गया। इसको समझिएगा, या नॉर्मल लाइफ में अच्छी चीजें समझने वाली है। पसीना बहुत तेज हो रहा है तो शरीर में से तो पानी निकलेगा, कहां से निकलेगा, ब्लड से तो जाएगा निकल करके, ठीक है, तो पानी की मात्रा शरीर में क्या हो जाएगी, कम। या तो किसी को शुगर पकड़ा हुआ है तो शुगर में बार बार टॉयलेट जाते हैं तो अच्छा खासा टॉयलेट बनता है, अच्छा खासा पानी शरीर से निकलता रहता है। समझ में आया? शुगर के केस में भी है। तो वाटर की जब कमी हो जाएगी तो बताइए, ये जो आपका ब्लड है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए, पानी की मात्रा ब्लड में घटना या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि पानी कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक, आप कहिए या तो ब्लड में पानी कम हो गया या तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, बात एक ही होती है। और कैसे कम हुआ वो कारण बता दिया आपको मैंने। एक और कारण होता है कि देखिए ये मैकेनिज्म एक जगह और काम करती है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने से आपका ब्लड लॉस हो गया शरीर से, खून कम हो गया शरीर में, तो जब खून कम हो जाएगा तो बताइए ब्लड प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? अगर आपके शरीर में आपके शरीर में पानी कम है तो ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि पानी से ही ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। ज्यादा वाटर रहेगा, ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा,
पानी कम हो जाएगा आपके ब्लड में तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। एक्सीडेंट से ब्लड का लॉस हो गया है, 5-6 लीटर ब्लड आपके शरीर में होना चाहिए, कम हो गया है तो ब्लड का प्रेशर घट जाएगा। ये सारी चीजें होने से ब्लड का प्रेशर क्या होता है, घटता है। ऑस्मोटिक प्रेशर अलग चीज है, वो पानी कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन पानी कम होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। घटेगा, समझ में आ रहा ना? अरे ब्लड का वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घटने से बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो रहा है इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बात एक ही है। ठीक है, तो बताइए, ये ब्लड जब आपके किडनी में फिल्टर होने जाएगा तो जो फिल्टर का प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से अगर ब्लड में पानी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और तेजी से फिल्टर होगा। मतलब जीएफआर जो 125 ml है वो आएगा, जीएफआर आता है ना। और अगर मान लीजिए ये ब्लड में पानी कम हो गया तो प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। अरे यहाँ जो ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, नेफ्रॉन में, वो कम प्रेशर से फिल्टर होगा, तो जीएफआर घटेगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा ना। पानी की कमी होने से शरीर में जीएफआर पर फर्क आ जाएगा, जीएफआर हो जाएगा कम, 125 से कम आ जाएगा तुरंत। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीएफआर क्या हो जाएगा, इस होने से जीएफआर हो जाएगा लो, घट जाएगा। ठीक, तो जब ये जीएफआर या ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया तो आपका जो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि शरीर में हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, उसमें भी तो ब्लड जाता है। जो ब्लड पूरे शरीर में दौड़ रहा है वही ब्लड आपके हाइपोथैलेमस में भी जाता है ना। तो अगर शरीर में ब्लड प्रेशर घट गया है तो हाइपोथैलेमस को पता लग जाएगा कि बीपी घट गया है। कैसे पता लगाएगा? हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर लगा होता है, रिसेप्टर जो ये पता लगा लेते हैं कि जो ब्लड हमारे अंदर आ रहा है वो क्या है, कम प्रेशर से आ रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, वो जाग जाएंगे। क्योंकि ये ब्लड कहाँ गया, किडनी में भी जा रहा है। तो कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी को किडनी में जीएफआर कम हो गया? पता लगाएगा हाइपोथैलेमस, रिसेप्टर उसी के पास में है। उस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर बोलते हैं। समझ में आया? उसका है ऑस्मो रिसेप्टर। क्योंकि ब्लड में वाटर की मात्रा कम होना या सॉल्यूट की मात्रा बढ़ना बात एक ही है। अगर मैं कहूं ब्लड में पानी आपके कम है तो आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, बात एक ही होती है। पानी का घटना या सॉल्यूट का बढ़ना। तो मैंने लिखा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाएगा ना। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब पानी घटा तो ब्लड प्रेशर घटा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। इसका पता कौन लगाएगा? ऑस्मो रिसेप्टर हैं जो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को पहचान लेते हैं। तुरंत हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो रिलीज करेगा क्या चीज, एडीएच रिलीज करेगा। एडीएच को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। यहां से हाइपोथैलेमस से एडीएच बन करके कहां जाएगा, किडनी में जाएगा। कैसे जाएगा किडनी में? ब्लड ले जाएगा भाई। यहां से जो ग्रंथि है आपकी हाइपोथैलेमस, वहां से ब्लड के माध्यम से ये हार्मोन आपकी किडनी में पहुंचेगा। किडनी में कहां जाएगा, डीसीटी पर जाएगा। कहां जाएगा, डीसीटी पर जाएगा। ठीक है, तो ये एडीएच रिलीज होगा, रीच करेगा तो डीसीटी में पहुंचेगा। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। और वहां जाके क्या करेगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसका ऑफ वाटर बढ़ा देगा। बस पानी की पूर्ति हो गया। देखिए, जो पानी यूरिन में जाना चाहिए था वो उस पानी को ज्यादातर वाटर कहां भेजेगा, डीसीटी से पानी को निकाल करके आपके ब्लड में कर दिया, खींच करके। तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो गया, शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन हो गई। होता है ना, अगर कम पानी पीते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता, होता कभी नहीं होता ना।
कम पानी पीने से, ज्यादा पानी पीने से ब्लड प्रेशर पर फर्क क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी किडनी सारा कुछ सहन कर लेती है। किडनी वो ब्लड प्रेशर को कम ज्यादा करती रहती है। किडनी ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कराती है, ऐसी कराती है। पानी की मात्रा अगर ज्यादा ब्लड में तो कम कर देगी, और कम है तो उसको ज्यादा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? पानी ब्लड में कम था, उसने ज्यादा कैसे किया? डीसीटी से पानी को खींच करके ब्लड में भेज दिया, बढ़ा दिया, बराबर कर दिया। समझ में आ रहा ना? एक काम और करता है ये, यहां से हाइपोथैलेमस एक काम और करेगा। शांत हो जाओ। एक तो उसने एडीएच निकाला कि किडनी के पास जाओ, वहां से पानी को खींच करके ब्लड में लेके आओ। दूसरा काम करेगा, प्यास को बढ़ाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस भूख का भी सेंटर होता है, प्यास का भी। आपको जो प्यास लगती है वो कहां से लगती है? हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो सिग्नल देती है पानी पीने के लिए। प्यास का अनुभव कैसे होता है? हाइपोथैलेमस। भूख का अनुभव होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगर आपका पेट खाली है तो सिग्नल वहां से कहां जाएगा? हाइपोथैलेमस पर जाएगा कि आपकी बॉडी में फूड कम है, भोजन कम है, पानी की मात्रा कम है। अरे देखो यहाँ पता लगाया ना, जब ब्लड हाइपोथैलेमस में गया तो उसको पता लगा ना कि उस ब्लड में पानी कम है, तो उसने क्या किया? उसने एडीएच बनाया और किडनी में भेजा कि किडनी से पानी को खींच के ब्लड में मिला दो। दूसरा काम क्या करता है? वो थर्स्ट को बढ़ा देता है। आपको प्यास ज्यादा लगेगी तो प्यास लगेगी, फिर पानी पिएंगे आप, और पानी फिर मेंटेन हो जाएगा। तो दो तरीके से ब्लड में पानी को मेंटेन कर दिया इसने। तो मेन काम इसका एडीएच का ही है। समझ में आया? तो अगली बार हम लोगों को पढ़ना है ये वाला सिस्टम। ये थोड़ा सा टफ है, पढ़ के आइएगा। राज सिस्टम पढ़ के आना, ये कठिन है, समझ में ये भी आ जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या हो तो बताओ इसमें किसी को। अटेंडेंस पे विशेष ध्यान दो जी तुम लोग, संख्या बहुत कम हो रही है। कहाँ थे? हाँ, अच्छा एक दिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं देखूँ। हाँ, पीछे वाले सब आ रहे हैं, इधर सब आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो आते रहिए, जो नहीं आ रहे हैं अगर फोन से बात होती है तो उनसे भी कह दीजिए कि भाई आइए। समझ में आया? कुछ अपने बारे में कह दीजिए, मेरे बारे में सोचिए थोड़ा सा। हाँ, कम से कम आके बैठे रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, असर पड़ेगा। अगर संख्या घटी तो असर आपके ऊपर दिखेगा, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे जैसे ठंडक बढ़ता चला जाएगा, हाँ, तो संख्या पर इसका असर कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए।